Welcome back students in my YouTube channel. Today we will study about the method of sampling. In last video we discussed about census method of data collection and the sampling of data. Then today we will study about method of sampling. So you are seeing the flow chart here. जो रैंडम अपने पास जो सैम्पलिंग है इसमें जो आपके पास है दो तरीके की सैम्पलिंग है, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। और रैंडम सैम्पलिंग में आपके पास टू मेथड आते हैं, लॉटरी मेथड एंड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। देन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आपके पास हैं जो देयर आर 5 जो मेन मेथड्स हैं, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्वेटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? वैसे तो हमने रैंडम शब्द पढ़ा होगा, यस, विदाउट एनी सिस्टम, मतलब जो ऑटोमेटिक जिसमें बायसनेस कम हो। तो व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। मतलब जिसमें आपके यूनिवर्स की जो पॉपुलेशन है उसके हर आइटम का इक्वल चांस है टू बी सेलेक्टेड। मतलब देयर इज नो प्रॉपर मेथड, किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता। इन अदर वर्ड देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। मतलब जो यूनिवर्स का हर आइटम है उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। हियर आई वांट टू गिव यू एग्जांपल। जो आपके पास पहले डीवीडी प्लेयर वगैरह होता था, ये जो भी पेन ड्राइव में गाने चलाते हैं, तो सपोज करो उसमें 500 सॉन्ग्स हैं, तो वहाँ एक ऑप्शन होता था रैंडम। अगर आप वो रैंडम प्ले कर देते थे, देन जो सीडी प्लेयर था या डीवीडी प्लेयर था वो ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग गाने चुनता था। जस्ट लाइक उसने नंबर 1 पहले चलाया, फिर 100 पे चला गया, फिर 50 पे, फिर 200 पे। दिस इज कॉल्ड रैंडम सिस्टम। मतलब उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं थी, कोई भी गाना भजन कुछ भी चल सकता था ऑटोमेटिक। देन दिस इज कॉल्ड रैंडम, मतलब प्रोबेबिलिटी सभी की है। अब क्लास में टीचर बच्चों से ओरल टेस्ट लेना चाहता है। इफ द टीचर अनाउंस दैट आई विल टेक द ओरल टेस्ट टुमारो इन क्लास, देन ऑल द स्टूडेंट आर एश्योर्ड। कुछ बच्चे तो मेरा नंबर नहीं आएगा। देन ऑन द पर्टिकुलर डे टीचर मेक अ स्लिप ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट नेम की एक स्लिप बनाई, टेबल पे रखा। अब वो उसमें से एक स्लिप लेता है मिक्स करके और उस बच्चे से क्वेश्चन पूछता है। देन इट इज कॉल्ड रैंडम। तो हर बच्चे का ये रहेगा उसके मन में कि मेरा नंबर कभी भी आ सकता है। देन इट इज कॉल्ड ईच एंड एवरी आइटम have an equal chance to be selected। ठीक, which of the various item of the universe would get selected in the sample is beyond the control of investigator। तो इसका मतलब इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर का कोई कंट्रोल नहीं रहता है किस चीज पे, सैंपल को सेलेक्ट करने पे, वो तो रैंडमली होगा। द सिलेक्शन इज लेफ्ट एंटायरली टू द चांस फैक्टर। दिस मेथड इज यूज पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर होमोजीनियस। अब इसकी सुटेबिलिटी क्या होगी? इफ द आइटम ऑफ द योर यूनिवर्स इज होमोजीनियस, सारे आइटम एक जैसे हैं, देन यू कैन एडप्ट द रैंडम सैम्पलिंग और आइडेंटिकल टू ईच अदर। दिस मेथड इज इम्पार्शियल एंड इकोनॉमिकल। ये मेथड बिल्कुल इम्पार्शियल है, कोई भेदभाव इसमें नहीं होगा, एंड इकोनॉमिकल, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। तो ये दोनों भी इसकी मेरिट है। रैंडम सैम्पलिंग मे बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। अब रैंडम सैम्पलिंग दो तरीके से हो सकती है। आपका पहला लॉटरी मेथड। In this method, paper slips are made for each item of the universe। हर आइटम के नाम की एक स्लिप होगी, जैसा अभी मैंने आपको बताया। These slips are shuffled in a box। इनको एक बॉक्स में डाल के अच्छे तरीके से शफल मतलब मिक्स कर लिया जाएगा। Then impartially some of the slips are drawn to form a sample of the universe। जो सैंपल ऑफ यूनिवर्स है उसके लिए कोई भी एक स्लिप को रैंडमली चूज करेंगे। सेकेंड अपने पास आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। सम स्टैटिस्टिशियन हैव प्रिपेयर्ड द सेट ऑफ टेबल कॉल्ड टेबल ऑफ रैंडम नंबर। कुछ जो खास अर्थशास्त्रीय स्टैटिस्टिशियन है जो उन्होंने एक स्पेशल टेबल नंबर टेबल बनाया है। अ सैंपल इज फ्रेम्ड विद रेफरेंस टू दिस टेबल। ऑफ ऑल दीज टेबल, टिपिट टेबल्स इज मोस्ट वाइडली यूज। ऐसी कई सारी टेबल है, बट जो प्रोफेसर टिपिट है उन्होंने जो टेबल बनाई ये वाइडली यूज होता है। यूजिंग 41,600 फिगर। इसमें टोटल फिगर है 41,600 फिगर्स हैं। टिपिट हैज इन्वॉल्व 10,400 नंबर कंप्राइजिंग ऑफ 4 यूनिट ईच। हर में 4 यूनिट को लेते हुए 10,400 नंबर का एक उन्होंने एक टेबल बनाया
फॉर द यूज ऑफ दिस मेथड ऑल आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर फर्स्ट अरेंज इन द ऑर्डर. पहले सभी आइटम्स को अरेंज करना पड़ेगा. देन यूजिंग टिपेट टेबल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम आर सेलेक्टेड एज आर नीडेड फॉर सैंपल. फिर उनमें से जो रिक्वायर्ड नंबर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप सैंपल के लिए. ये टेबल मैंने भी कभी यूज नहीं किया, देखा नहीं है. यस, व्हाट आर द मेरिट्स. तो मेरिट्स के इस मेथड का द प्रिंसिपल मेरिट जो है बॉक्स में दिया हुआ है. इट इज दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस, प्रोबेबिलिटी उनकी इक्वल होती है टू बी सेलेक्टेड के लिए. ठीक, तो इसकी जो यहां मेरिट्स है, फर्स्ट दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. सेकेंड है ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, सभी का इक्वल चांस होता है सिलेक्शन में. थर्ड है द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल, इसमें फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिवर्स का. नंबर 4 है दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है क्योंकि इसमें बायसनेस खत्म हो जाता है ना. तो दीज आर द 4 जो मेरिट्स हैं. इनका प्रिंसिपल मेरिट जो है वो बॉक्स में दिया गया. डीमेरिट्स देखें. हाउएवर देयर आर 2 नोटेबल डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड. 2 डीमेरिट्स हैं इसका. दीज आर अंडर. फर्स्ट है दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम इन द यूनिवर्स. जो डिफरेंट आइटम है यूनिवर्स में उसका ट्रूली रिप्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा, इस बात की गारंटी इस मेथड में नहीं है. बिकॉज यू आर चूजिंग द आइटम रेंडमली. हमने रेंडमली लिया है. हो सकता है क्लास में से सारे कमजोर बच्चों का डेटा आ जाए, इंटेलिजेंट बच्चे आए ही नहीं या मिडिल वाले बच्चे आए नहीं. देन तो ये इसका एक डिमेरिट होता है कि गारंटी नहीं लेता है ना प्रोपोर्शनेट, कि सभी का प्रोपोर्शन शामिल उसमें हो जाएगा. इफ देयर इज होमोजीनियस डेटा, बिल्कुल होमोजीनियस है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर गारंटी होगा. प्रोपोर्शनेट का मतलब ही नहीं रहा. सेकेंड है रैंडम सैंपलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स. अगर यूनिवर्स में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है दूसरों से अलग है तो मे बी चांस उनका सिलेक्शन हो ही नहीं सैंपल में. तो ये भी एक डिमेरिट है, उनको वेटेज नहीं देगा पर्टिकुलरली अगर कोई आपके यूनिवर्स में इंपॉर्टेंट आइटम है. जैसे क्लास में होता है ना, कुछ बच्चे खास हैं, गेम्स में अच्छे हैं और कुछ पढ़ाई में अच्छे हैं. रैंडम सैंपलिंग इज नॉट हैप्पैजार्ड सैंपलिंग. आप हैप्पैजार्ड सैंपलिंग क्या होता है, उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने सैंपल लिया है सभी को इंपॉर्टेंस देते हुए. बट रैंडम सैंपलिंग में ऐसा कुछ नहीं है. देन देयर इज अ डिफरेंस. तो रैंडम सैंपलिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ सैंपलिंग. ये तो सैंपलिंग के रूल से चलेगा. सेकेंड है रैंडम सैंपलिंग अलाउ एवरी आइटम एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड होगा. इसमें सभी के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है. हैप्पैजार्ड सैंपलिंग में जो डिफरेंस है, हैप्पैजार्ड सैंपलिंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ सैंपलिंग. ये सैंपलिंग के रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता. सेकेंड, हैप्पैजार्ड सैंपलिंग डज नॉट अलाउ एवरी आइटम एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग इक्वल सिलेक्शन. इसमें प्रोबेबिलिटी जो है सभी आइटम के सिलेक्शन की वो नहीं होगी. ठीक, तो दीज आर द 2 मेजर डिफरेंस बिटवीन हैप्पैजार्ड सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग. अब अपने पास आता है नीचे जो बॉक्स है रैंडम सैंपलिंग एंड एग्जिट पोल. अब एग्जिट पोल आपने देखा होगा, चुनाव के जो नतीजे डिक्लेयर होते हैं उससे पहले ही टीवी चैनल वाले उन नतीजों को दिखाने लगते हैं. एग्जिट पोल इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैंपलिंग. ये रैंडम सैंपलिंग का एक एग्जाम्पल है. व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पीपल एग्जिस्टिंग द पोल बूथ्स आर कंडक्टेड एंड आस्क्ड whom they voted for. मतलब इसमें क्या होता है, कुछ जो एग्जिट पोल कलेक्ट करने वाले हैं वो पोलिंग बूथ के बाहर होते हैं. जब वहां से लोग वोट देके जाते हैं तो रेंडमली उनसे क्या करते हैं, अपने बॉक्स में भी उनका वोट ले लेते हैं. अब वो शाम तक रेंडमली, जैसे सुबह ले लिया, फिर दिन में ले लिया, फिर शाम को ले लिया, अलग अलग टाइम पे लेते हैं और उसके बेस पे टोटल इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करते हैं. जो फाइनल रिजल्ट तो आता है, कई बार ज्यादातर तो क्या होता है, ये जो एग्जिट पोल का जैसा ही वो रिजल्ट आता है, बट समटाइम जो रियल रिजल्ट है क्वाइट डिफरेंट भी हो सकता है. सो इट इज द डिफरेंट. जो रैंडम सैंपलिंग है उसका एक एग्जांपल एग्जिट पोल होता है हमारे पास. तो ये रैंडम सैंपलिंग अपने पास कंप्लीट होता है. यस स्टूडेंट, हमने रैंडम सैंपलिंग के बारे में जो पढ़ा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉन रैंडम सैंपलिंग. ठीक, रैंडम सैंपलिंग में अगेन मैं रिपीट कर देता हूं. ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द population have equal chance to be selected, but in non-random sampling
each and every item of the universe is not have a equal chance to be selected, या probability. तो अब अपना यूनिवर्स आपको पता है सर्वे का एरिया है. लेट्स स्टार्ट. नॉन रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड ऑल दोज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इन विच ऑल द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल ऑफ द स्टडी. मतलब यहाँ सभी के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है, आइदर दे कैन बी सेलेक्टेड और नॉट. ठीक. इन स्टेट इट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ नॉन सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग. अब वो कौन सा मेथड है, आप जिस पर्पज से सैम्पलिंग कर रहे हैं, देन यू विल गिव द इंपॉर्टेंस टू द सैंपल अकॉर्डिंग टू योर स्टडी इन स्टेट. बट जो रैंडम सैम्पलिंग था, यू कैन नॉट गिव द इंपॉर्टेंट टू द सम स्पेशल सैंपल बिकॉज इट इज रैंडमली कलेक्टेड, कुछ भी आ सकता है उसमें. इन स्टेट convenience of the investigator or his personal judgment plan an important role in the selection of the sample. तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो आपका इन्वेस्टिगेटर होगा उसका जजमेंट, उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ही विल सेलेक्ट द सैंपल. अब वो कैसे सेलेक्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे. सम ऑफ द वेल नोन मेथड ऑफ द नॉन रैंडम सैम्पलिंग आर एज अंडर. फर्स्ट पर्पजिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग, दो नाम है, दोनों आप याद रखें. समटाइम स्टूडेंट क्या पर्पजिव सैम्पलिंग पे कंसंट्रेट कर जाता है. अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पर्पजिव सैम्पलिंग आता है दे कैन राइट देयर आंसर वेरी गुड. बट अगर वो डेलिब्रेट आ जाता है देन दे विल कंफ्यूज, ये कौन सा आ गया. देन बोथ द मेथड आर सेम. अब पर्पजिव सैम्पलिंग जैसे इसके नाम से पता है, सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल. वो अपनी खुद की चॉइस से सैंपल कलेक्ट करता है आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स. ठीक. सपोज अब आप मिठाई की दुकान पे आपको मिठाई लेनी है और सैंपल चाहिए, टेस्ट करना है, तो आप अपनी जो फेवरेट मिठाई है उसका सैंपल टेस्ट करोगे ना. तो इट इज योर चॉइस. अब रैंडमली लेना है आंखें बंद करके, अब आपको लेना था रसगुल्ला, उसको टेस्ट करना है, रैंडमली बर्फी का टेस्ट कर लिया, तो सैंपल गलत हो गया ना. इट इज द एग्जाम्पल जो हेल्पफुल होगा समझने के लिए. यस, दस इन दिस मेथड ऑफ द सैम्पलिंग सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम्स इज नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर. मतलब यह चांस फैक्टर नहीं है कि चांस हुआ तो लग गया, लॉटरी नहीं है. It is simply made by the choice. This method is sampling is specifically suitable when some of the item in the universe are of special significance. अब ये मेथड कब सुटेबल रहेगा, जब आपके यूनिवर्स में से कुछ ऐसे आइटम है जो कि स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि उनको तो लिया ही जाना चाहिए ना. जैसे अगर आप अपनी क्लास के रिजल्ट के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको जो टॉपर्स हैं स्कूल के उनको तो लेना ही चाहिए ना, उनका रिजल्ट तो डिस्कस होगा ना. बट रैंडम सैम्पलिंग में सपोज करो जो टॉपर है क्लास के 2-3 वो रैंडम सैम्पलिंग में आते नहीं है, देन तो पर्पजिव सैम्पलिंग वहां पे आपका बेस्ट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूं फिर मैं इसको पढ़ूंगा. जस्ट लाइक इफ यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन अवर कंट्री. अब हमने रैंडमली लिया तो उसमें टाटा आयरन स्टील जो है, जमशेदजी टाटा का जो सबसे पुराना प्लान है जो ब्रिटिश टाइम में स्टैब्लिश हो गया था, अब रैंडमली वो सेलेक्ट नहीं हुआ, देन इट इज द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जो है, तो उसको तो लेना चाहिए ना. तो पर्पजिव सैम्पलिंग में सबसे पहले आप उसको लोगे, पर रैंडम सैम्पलिंग में वो चांस फैक्टर का वो सेलेक्ट हो भी जाए नहीं भी हो. फॉर एग्जाम्पल इफ एन इन्वेस्टिगेशन इज मेड relating to the iron and steel industry in India, then the inclusion of the industries as the Tata Iron and Steel Company, टाटा आयरन और स्टील कंपनी का इंक्लूजन जरूरी है. ऑब्वियसली अ पर्पजिव सिलेक्शन. हाउएवर देयर इज अ कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्सनल बायस. पर यह पर्सनल बायस का चांस होता है इस मेथड में. मानो इन्वेस्टिगेटर खुद ही नहीं ले, इन पर्पजिव सैम्पलिंग एज अ रिजल्ट इट लॉसेज इज क्रेडिटेबिलिटी. मतलब अगर पर्पजिव सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर बायस होता है, कुछ भेदभाव करता है, कुछ वो जान के इरर छोड़ता है गलती, देन द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय पर्पजिव सैम्पलिंग वो कम हो जाता है, उसका क्रेडिटेबिलिटी. नाउ मेरिट क्या है, व्हाट इज द मेरिट ऑफ दिस मेथड.
फर्स्ट जो आपका मेरिट आता है, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम इन द सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। जो स्पेशल सिग्निफिकेंस खास महत्व के आइटम है, आप पर्पसिव सैंपलिंग में इजीली उनको कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप उनका डेटा कलेक्ट करेंगे, पर रैंडम सैंपलिंग में तो जरूरी नहीं है, वो चांस ऑफ फैक्टर है, आ भी जाए नहीं भी आए तो वो फिर कंक्लूजन आपके रॉन्ग आ जाएंगे। सेकंड है, सिलेक्शन ऑफ द आइटम कैन बी डेलिबरेटली ट्यून टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। आपका जो डेटा कलेक्शन है, जो कौन सा आइटम का सैंपल लेना है, वो आपके पर्पस जो स्टडी के पर्पस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। सी जो है इसका थर्ड जो मेरिट है, इट इज वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, और ये सबसे सिंपल है। जैसे ही सैंपलिंग की बात आती है तो पर्पसिव सैंपलिंग हमारे दिमाग में आती है। जैसे हम पे वेजिटेबल मार्केट में, अब आपको वेजिटेबल लेना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो आप उसी का सैंपल देखेंगे। जैसे जब मैं छोटा था तो मैं मेरे पेरेंट्स वेजिटेबल मार्केट भेज देते थे, कभी कभी सब्जी लेके आ जाओ, तो जनरली मैं उन वेजिटेबल्स को लेता था जो मेरी चॉइस में थी, जो मेरे को फेवरेट थी कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। तो मैं कभी कद्दू या लौकी नहीं लेता था, बिकॉज ये मेरी चॉइस नहीं थी। जो मैं प्रेफर करता था उसको मैं सबसे पहले लेता था, तो अक्सर मम्मी बोलती थी यही लेके आ जाता है। देन व्हाट इज दिस, इट इज पर्पस। तो मैं उसी सब्जी को पूछता था, उसकी क्वालिटी देखता था, उसी का रेट पूछता था। देन इट इज द एग्जाम्पल। तो दीज आर द 3 मेरिट ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में अपना फर्स्ट वाला इसका पॉइंट आता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्सनल बायस इन द सिलेक्शन ऑफ द आइटम। पर्सनल बायस तो इसमें रहता है। अब पर्सनल बायस रहेगा तो क्रेडिटेबिलिटी कम हो जाएगी, कंक्लूजन डाउटफुल आते हैं। सेकंड है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम डाउटफुल, तो रिजल्ट डाउटफुल हो जाता है। बायसनेस का मतलब ये होता है कि अगर जो इन्वेस्टिगेटर है खुद जानबूझ के लापरवाही करता है या फिर वो भेदभाव करता है, तो ये 2 डीमेरिट हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट है स्ट्रेटफाइड और मिक्स सैंपलिंग। स्ट्रेटफाइड सैंपलिंग और मिक्स सैंपलिंग, इसके भी 2 नाम है, आपको दोनों पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ भी दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। अब स्ट्रेटफाइड सैंपलिंग मतलब इसमें स्ट्रेटास बनाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स मान सकते हैं, स्ट्रेटास होते हैं। जैसे सोसाइटी में मिडिल सेक्शन है, मिडिल क्लास है, रिचर सेक्शन है, पुअर सेक्शन है। दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। जब पॉपुलेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड है, अलग अलग ग्रुप में, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। और आपको जो सैंपल लेना है हर स्ट्रेटा में से कुछ लेना है, सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेड, ताकि पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन आपके सैंपल में आ जाए। तो एक अच्छा जो सैंपल होता है उसमें क्या होता है, ये पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, जस्ट लाइक योर क्लास। मुझे याद आ रहा है सीबीएसई में एग्जाम इंचार्ज रहा हूँ सीबीएसई में काफी टाइम तक, तो वहां मैंने देखा था सीबीएसई जो ओल्ड जो सिस्टम था, जो सीसी सिस्टम था, उसमें क्या था, सीबीएसई कई बार डेटा जो था 10th का क्लास के स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करवाता था। मतलब वो परफॉर्मेंस देखना चाहता था, तो अक्सर जो सीबीएसई से आता था टॉप 5, मिडिल 5 और बॉटम 5 जो स्टूडेंट थे 10th के, उनका जो आपका इंटरनल असेसमेंट था, उनके मार्क्स उसको पूछते थे, वो उसके मार्क्स हमसे मंगवाते थे, FA1, FA2, FA3, FA4 के। देन ऑन दैट टाइम वी हैव टू मेक द स्ट्रेटा, 3 स्ट्रेटा बनाए जाते थे पूरी क्लास में से, 5 टॉप स्टूडेंट क्लास के, 5 मिडिल और 5 बॉटम वाले, उनका डेटा हमको सेंड करना पड़ता था विद एविडेंस। तो वो स्ट्रेटा हो गया। इससे क्या पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेशन सीबीएसई के पास जाता था। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने रियल लाइफ में देखा है। Each stratum should be represented in correct proportion in the sample to illustrate. Suppose there are 50 student in class 11. अब class 11 में 50 student है. Out of them 30 have studied mathematics and 20 have studied होम साइंस इन दियर क्लास 10। जब वो बच्चे 10 से 11 में आए तो जो 50 स्टूडेंट है उनमें से 30 ने तो 10th में मैथ्स पढ़ा था और 20 ने होम साइंस पढ़ा था उसकी जगह। तो अब 2 स्टेटा हो गए 30 और 20 के, ठीक। तो 2 स्टेटा में से आपको डेटा कलेक्ट करना है। अब वो आप कैसे भी कर सकते हैं। दस द पॉपुलेशन ऑफ द 50 स्टूडेंट गेट डिवाइडेड इनटू 2 स्टेटा कंसिस्टिंग ऑफ 30 एंड 20 स्टूडेंट। 30 और 20 स्टूडेंट के 2 स्ट्रेटा बनेंगे। फ्रॉम ईच ऑफ दीज स्ट्रेटा आइटम वुड बी सेलेक्टेड
प्रोपोर्शनेटली। अब आप इनमें से प्रोपोर्शनेटली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे 30 स्टूडेंट वाला है तो उसमें से आपने 3 कलेक्ट कर लिए और 20 में से आप 2 कलेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, जरूरी नहीं आप प्रोपोर्शनेटली कलेक्ट करें। सच दैट द सैंपल रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, और ऐसा आपका सैंपल होगा जो पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। इफ ऑफ द टोटल 50 स्टूडेंट ओनली अ सैंपल ऑफ 5 इज टू बी सेलेक्टेड, अगर आपको सिर्फ 5 सैंपल लेने तो आप 30 में से 3 ले लें और 20 में से 2 ले सकते हैं। इट इज अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी। इफ ऑफ द टोटल 50 ओनली अ सैंपल ऑफ 5 इज टू बी सेलेक्टेड देन वी शैल रेंडमली सेलेक्ट 3 आउट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेटम, जो फर्स्ट स्ट्रेटम 30 स्टूडेंट का था उसमें से 3 लिया, एंड 2 आउट ऑफ द सेकेंड स्ट्रेटम comprising 20 student. However, item may also be selected unproportionately. जरूरी नहीं आप 3 और 2 ले, अनप्रोपोर्शनेटली भी ले सकते हैं। जैसे आपने 30 में से 6 ले लिया, 20 में से 3 ले लिया, whatever may be. It depends on the investigator from different strata. An investigator may prefer to select 4 students from amongst those who studied mathematics. अब इन्वेस्टिगेटर चाहे तो फर्स्ट 30 में से 4 ले ले, ठीक, स्टूडेंट को मैथमेटिक्स वालों में से, एंड ओनली 1 फ्रॉम अमंग दोज हु स्टडीड होम साइंस में से 1 ले ले, तो ये भी 5 हो जाएंगे। 3 2 भी 5 होता है, 2 3 भी 5 होता है। द चॉइस विल बी गवर्न बाय द नेचर ऑफ द इंक्वायरी। अब ये किस तरीके से होगा? जो आपकी इंक्वायरी की नेचर है। इफ यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो वहां आप 30 में से ज्यादा ले लें। होम साइंस का ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो आप उसको ले लें। एंड विजडम ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, तो एक तो पर्पस ऑफ इंक्वायरी और विजडम ऑफ इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करेगा, ठीक। दोनों तरीके से लिया जा सकता है, प्रोपोर्शनेटली और अनप्रोपोर्शनेटली। स्ट्रेटफाइड सैंपलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स सैंपलिंग, इसको मिक्स सैंपलिंग टेक्निक भी बोलते हैं, बिकॉज दिस मेथड इन्वॉल्व्स द मिक्सचर ऑफ बोथ पर्पसिव सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि इसमें पर्पसिव और रैंडम सैंपलिंग का एक मिक्सचर देखा जाता है। द डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा इज पर्पसली डन व्हाइल सिलेक्शन ऑफ आइटम इज डन एट रैंडम, ठीक। तो ये पर्पसली स्ट्रेटम बनाए जाते हैं जब रैंडमली आप सेलेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स टेक्निक ऑफ सैंपलिंग। नाउ कम टू द मेरिट। अब जो प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस मेथड इज गिवन इन दिस box all allows selection of it allows selection of such item which represent diverse characteristics of the population। मतलब यहाँ जो diverse characteristics population की वो आपके कवर हो जाती। कैसे? आपने डाइवर्सिटी को तो स्ट्रेटम में डिवाइड कर दिया, अब वो डिफरेंट डाइवर्सिटी के अलग अलग स्ट्रेटम बन गए। जैसे क्लास में बॉयज गर्ल्स कर दिया, ठीक, या पूरे स्कूल को फर्स्ट सेकंड थर्ड से 12th क्लास तक डिवाइड कर दिया है, या एक ही क्लास में टॉप 5 मिडिल 5 बॉटम 5 कर दिया है, फिर आप सैंपलिंग कर रहे हैं, देन इट इज द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस मेथड ऑफ स्ट्रेटफाइड सैंपलिंग और मिक्स सैंपलिंग। तो मेरिट में आता है फर्स्ट दिस मेथड कवर्ड डाइवर्स कैरेक्टरिस्ट, तो प्रिंसिपल मेरिट हो गया डाइवर्स जो कैरेक्टरिस्ट है वो पॉपुलेशन को कवर करता है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा बिकम पॉसिबल, तो इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस पॉसिबल है डेटा का। थर्ड जो मेरिट है, दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग ऑफर रिलायबल एज वेल एज द मीनिंगफुल रिजल्ट, इससे रिलायबल और मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आते हैं। सो ये 3 आपके मेरिट थे। नाउ डीमेरिट्स हैं। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये मेथड क्या है, कब सुटेबल होगा? व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर इन्वेस्टिगेटर को कंप्लीट नॉलेज है जो डेटा की डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन की उसके बारे में, देयरफॉर दिस हैज अ लिमिटेड स्कोप, तो इसका लिमिटेड स्कोप है कि पूरी डाइवर्सिटी की जानकारी होना भी मुश्किल है। ये फर्स्ट डिमेरिट था। सेकंड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटम। अब डिफरेंट स्ट्रेटा बनाते टाइम बायसनेस है। क्लास में कई बार बच्चे कहते नहीं सर मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, कुछ लोग कहते सर मैं बॉटम में थोड़ी हूँ, मेरे तो मार्क्स अच्छे हैं, तो टीचर फिर उसको कुछ अगर बायसनेस या काइंड हार्टेड है तो उसको मिडिल वाले में, बॉटम से हटा के मिडिल में या मिडिल से हटा के टॉपर्स में डाल देता है। तो ये भी उस टाइम जब हम लिस्ट बनाते थे कई बार बच्चों को पता चल जाता था, तो वो इस बारे में थोड़ा सा कहते थे सर मेरे तो मार्क्स अच्छे आए थे, तो वहां बायसनेस देखने को मिल जाती है। नंबर सी, व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल इट मे बी डिफिकल्ट टू फर्दर डिवाइड इट
it into smaller parts of strata. If the population of your universe, मतलब आपके जो सर्वे का एरिया उसकी पॉपुलेशन आइटम पहले ही कम है, तो उसको फिर डिफरेंट स्ट्रेटा में कैसे डिवाइड करेंगे, तो इट इज अनदर डिमेरिट ऑफ दिस मेथड. तो ये एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मेथड था, मेरिट डिमेरिट पड़ा. फिर आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जो अपना है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज. पहले आपको इसको न्यूमेरिकली, ग्राफिकली, अल्फाबेटिकली हर आइटम जो है पॉपुलेशन का उसको अरेंज करना है. एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम इज सेलेक्टेड एज द सैंपल. अब इसमें nth आइटम क्या है, सपोज करो आपने जो रेंडमली जो नंबर जो आपने लिखे रेंडमली के अल्फाबेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10. अब आपने एक पैटर्न चूज किया कि आप 5th आइटम को चूज करेंगे. तो आपका जो nth आइटम था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है nth आइटम, ये क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया n इज इक्वल टू 5. तो अब आपने पहले 5th वाले को कलेक्ट किया, फिर 10 को करेंगे, फिर 15, फिर आप 20 पे चलेंगे. मतलब हर 5वां जो आइटम होगा आपका अरेंज अल्फाबेटिकली अरेंज किया है या न्यूमेरिकली 1 2 3 में, तो पहले 5 वाले का डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ऐसे चलेंगे. अब अगर सपोज करो आपने स्टार्टिंग में 4th को चूज किया, तो आपका n का वैल्यू हो गया 4, nth आइटम 4 हुआ. तो इसके अकॉर्डिंग पहले आप 4 को कलेक्ट करेंगे, फिर 8, फिर आपके पास आ जाएगा 12, फिर 16 आ जाएगा. तो ऐसे कलेक्ट करेंगे. ठीक, तो ये आपके पास nth आइटम है, n का वैल्यू आपको चूज करना है. बट एक बार आपने जैसे 3rd आइटम लिया तो 3rd 6th लेंगे, 9th लेंगे, 12th लेंगे, फिर ऐसे 15 के बाद 18, 3 का टेबल चलेगा. ठीक, तो एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम इज सेलेक्टेड एज अ सैंपल आइटम. टू इलिस्ट्रेट, इसका इलिस्ट्रेशन है, इफ 10 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 में से 10 स्टूडेंट का डेटा लेना है आपको सैंपल. तो 100 स्टूडेंट को 1 से 100 तक आपने नंबर में अरेंज किया, अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली कैसे भी, आर टू बी सेलेक्टेड फॉर सैंपल. देन 100 स्टूडेंट वुड बी नंबर्ड एज सिस्टमेटिकली अरेंज. उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे आप. 1 आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सेलेक्टेड. तो शुरू के 10 में से आपको एक आइटम सेलेक्ट करना है. ठीक, सबसिक्वेंटली एवरी 10th आइटम फ्रॉम द सेलेक्टेड नंबर विल बी सेलेक्टेड. अब ये कैसे होगा देखो, मैं एक बार बताता हूं. मैं दोबारा लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 हो गया आपके पास 7 8 9 देन 10. अब आपको स्टार्टिंग के 10 में से एक नंबर चुनना है. जैसे हमने सपोज 10 वाला ले लिया, तो अब आपको 100 में से 10 लेने, तो पहले आप 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, तो ये आपके पास 10 आ जाएंगे. अब सपोज करो हमने 5th वाला लिया, तो पहला 5th हुआ, दूसरा 15 हो जाएगा, फिर 25 35 45 55 65 75 85 95, तो ये 10 हो गया. अगर आपने 4 वाला लिया है, तो 4 के बाद 14 24 34 44 54 64 74 84 94 ऐसे 10 हो जाएंगे. सो ये आपके पास यहाँ क्लियर है. भाई आप किसी भी एक को चुन सकते हैं. अगर 5th लिया है तो 15 25 ये यहाँ एग्जाम्पल दिया ना, तो ये nth आइटम होगा. देन व्हाट आर द डिमेरिट ऑफ दिस मेथड, मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, सॉरी. फर्स्ट, दिस इज वेरी सिंपल मेथड. सिंपल इज इजीली डिटरमाइंड. ये बहुत सिंपल है और इजीली डिटरमाइंड हो सकता है. पर्टिकुलर इसका पैटर्न है. अब इस मेथड का जो नाम ही आपके पास क्या है, सिस्टमेटिक है. तो मतलब आपने एक सिस्टम बना लिया, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे. दूसरा इसका जो मेरिट आता है, देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस. में पर्सनल बायसनेस का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपने पहले उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया, फिर आप जो नंबर चूज किया उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो अब आप उस नंबर को अनफॉलो तो कर नहीं सकते, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे. सो ये दो इसके प्रिंसिपल मेरिट्स हैं. फिर डीमेरिट आता है इसका. तो डीमेरिट में फर्स्ट है, एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. इसमें इक्वल चांस नहीं है हर आइटम के पास. अगर आपने 5 वाला चूज कर लिया, तो 5 के बाद 10 15 25 35 45 होगा. तो जो अदर स्टूडेंट है 1 to 4 तक हैं या 6 to 9 तक हैं, ये निश्चिंत रहेंगे कि हमारा तो डेटा कलेक्ट होगा नहीं. ठीक, तो ये इसका सेकंड था.
द सेकंड जो इसका डिमेरिट है, इफ ऑल द आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस है, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सर्व नो स्पेसिफिक पर्पज। इफ ऑल द आइटम आर होमोजीनियस, तो फिर इस सिस्टम का कोई स्पेसिफिक ही नहीं, पर्पज ही नहीं बचता है कि फिर क्यों फिफ्थ वाला ले रहे, फिर तो किसी को भी ले लो। इसका जो प्रिंसिपल डिमेरिट यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इट डज नॉट अलाउ एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स इक्वल चांस। इसमें इक्वल चांस नहीं है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, जो अपना फर्स्ट वाला डिमेरिट था, क्योंकि इसमें तो आपको सिस्टम से ही लेना है। फिर आता है क्वेटा सैम्पलिंग। अब क्वेटा सैम्पलिंग जो है स्ट्रेटफॉरवर्ड सैम्पलिंग से थोड़ा मैच होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। क्वेटा सैम्पलिंग, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉयज और गर्ल्स को आप अलग कर सकते हो, हाइट वाइज बच्चों का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, वेट वाइज कर सकते हो, सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप, जैसे गेम्स होता है, स्पोर्ट्स होता है, तो उसमें अलग अलग वेट वाली कैटेगरी होती है ना, 20 वेट की फाइट है, रेसलिंग वाला, जैसे वो एक मूवी आई थी अपने पास, वो फोगाट जो थी, दोनों गीता फोगाट और गीता बबीता वाली, मैंने तो देखी नहीं, आपने देखी होगी, तो उसमें क्या वेट वाला सिस्टम होता है रेसलिंग में। तो वहां भी ये अलग अलग क्वेटा होता है कि या स्ट्रेटफाइड स्टेटस बनाए जाते हैं कि अगर आपका वेट इससे अबाव है तो आप नेक्स्ट कैटेगरी के रेसलर हो। तो ये होता है सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। फर्दर सम क्वेटा ऑफ द आइटम टू बी सेलेक्टेड एज सैंपल आइटम, कुछ क्वेटा सैंपल में लेना पड़ता है, फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप, हर ग्रुप्स का एक क्वेटा फिक्स होता है कि इस ग्रुप में से इतना सैंपल लेना है। द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट द फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम फ्रॉम ईच ग्रुप टू फ्रेम सैंपल। वो सैंपल का ग्रुप बनाया जाता है। यहां मेरे को एक चीज याद आ रही है, जो इंडिया में फूड कॉरपोरेशन है, तो ये जो अलग अलग जगह जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिठाई की दुकान हुई, ठेलों पे कई चीज़ें खाने को मिलती हैं अलग अलग जगह, तो ये जो फूड डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, इनकी ड्यूटी क्या है, टुवर्ड्स द कंज्यूमर, तो दे जनरली विजिट टू दिस काइंड ऑफ शॉप जो खुद खाने को बना के बेच रही है मिठाई वगैरह, तो इन दुकानों पे जाके इनके सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे मिठाई से मावे का सैंपल कलेक्ट किया, फिर वो उसको टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, अगर वो क्वालिटी वाला है तो वो उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं, अदरवाइज अगर उसमें कुछ मिक्स है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो वो भी एक सैंपलिंग होता है कि आपने सैंपल कलेक्ट किया है। दिवाली पे आपने देखा होगा टीवी न्यूज चैनल जो कितना नकली मावा पकड़ते हैं, वो सैंपलिंग है कि आपने सैंपल लेके देखा है कि मिठाई की क्वालिटी क्या है। तो ये भी एक सैंपलिंग याद आ गया तो मैंने शेयर किया। दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस है, क्योंकि जब आपने क्वेटा प्रोवाइड किया अलग अलग कैरेक्टरिस्ट में इसको डिवाइड किया तो वहाँ बायसनेस पर्सनल होगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द आइटम बाय द इन्वेस्टिगेटर। अकॉर्डिंगली द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम क्वेश्चनेबल। तो इससे जो डेटा आते हैं उसकी रिलायबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क अपने पास लगता है कि वेदर द डेटा इज रिलायबल, एक्यूरेट। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक, तो कन्वीनियंस जो इसमें मेरिट डिमेरिट नहीं है लास्ट के दो मेथड्स में, दीज आर सिंपल मेथड्स हैं। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब होता है अपनी सुविधा अनुसार, अब इन्वेस्टिगेटर अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी डेटा कलेक्ट कर सकता है। इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस, जो उसकी सुविधा के अनुसार लगता है। टू इलिस्ट्रेट एन इन्वेस्टिगेटर में सेलेक्ट सैंपल ऑफ टीचर्स मियरली बाय रेफरिंग टू द कॉलेज प्रोस्पेक्ट्स। जैसे कॉलेज प्रोस्पेक्ट्स में आपको टीचर्स के फोटो देने हैं मैगजीन में, तो आप किसी भी टीचर को ले सकते हैं कि तो फोटो देना है, वहां कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता है। दिस मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव, ये सबसे सीधा और कम खर्चीला है, कम एक्सपेंसिव है अपने पास, बट अनसाइंटिफिक एंड अनरिलायबल। ये अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल है तो ये इसकी डेमेरिट में आ जाएगा, और लीस्ट एक्सपेंसिव और सिंपल है ये मेरिट में आ जाता है। तो इसकी मेरिट डिमेरिट है ना, दोनों मेथड की लास्ट वाले इसी में छुपी हुई है। अगर वो मेरिट डिमेरिट पूछ लेता है, जैसे वो ऊपर वाले की पूछ लेता है इस वाले की क्वेटा सैंपलिंग के, तो इसमें हो जाएगा ये भी सिंपल मेथड है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव है, तो आप ऐसे बना के लिख दो। डीमेरिट में हो जाएगा इसकी रिलायबिलिटी और जो है और क्वेश्चनेबल होती है। तो ये अपने पास जो नॉन रैंडम सैंपलिंग के मेथड है यहाँ पूरे होते हैं। ठीक, तो ये कन्वीनियंस की एक लाइन रह गई थी, इट डिपेंड्स टू मच ऑन द वीम्स ऑफ द इन्यूमरेटर, मतलब ये इन्यूमरेटर की जो इन्यूमरेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, उसी की सोच समझ पे, बुद्धि पे, कैपेबिलिटी पे, एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा।
इसकी जो रिलायबिलिटी है सैंपल की वो किस बात पे डिपेंड करती है। अब वो कुछ पॉइंट होंगे। द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डेटा मीन्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स आर फुल्ली रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल, क्योंकि यहाँ तो सैंपल से ही रिप्रेजेंट होना है सब कुछ, तो सारी रिलायबिलिटी सैंपल पे डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ये फॉलोइंग फैक्टर है। जैसे मिठाई का सैंपल लिया, अगर जो सैंपल लिया वो अच्छा था तो बाकी मिठाई अच्छी नहीं होगी, इसका मतलब सैंपल गलत हो गया। तो जब भी आप मिठाई की दुकान पे सैंपल लें तो मिठाई वाला जो आपको ऑफर करे वो नहीं, आप अपने हाथ से दूसरा वाला चूज करें। भाई समझ तो ये कहती है। फर्स्ट है इसका साइज ऑफ द सैंपल। अब जो सॉरी स्क्रीन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, रियली सॉरी। यस, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द सैंपल। रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल सैंपलिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सैंपल। इफ इट्स साइज इज वेरी स्मॉल इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। तो मतलब जो सैंपल का साइज है, क्वांटिटी है, वो इनफ होनी चाहिए कि वो पूरे अपने यूनिवर्स को, हर आइटम को रिप्रेजेंट कर दे ट्रूली। अकॉर्डिंगली द कंक्लूजन वुड लैक रिलायबिलिटी। अगर उसका साइज स्मॉल होगा, लेस देन इनफ, तो वो उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी डेटा की। जब आप सैंपल कलेक्ट करें, जैसे मिठाई है तो आप आधी बर्फी खा के देखें, आधा रसगुल्ला खाएं, नहीं ऐसा नहीं हो, थोड़ा सा चुटकी भर टेस्ट किया तो उससे आप पूरे उसकी मिठाई की क्वालिटी को नहीं जान पाएंगे। तो साइज ऑफ द सैंपल इज फर्स्ट जो था इसका रिलायबिलिटी का पॉइंट था। सेकंड है मेथड ऑफ सैंपलिंग। अब मेथड ऑफ सैंपलिंग में हमने कई पढ़े, रैंडम और नॉन रैंडम, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा जो आपके पास मेथड है डेटा कलेक्शन का सैंपलिंग में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इफ द मेथड ऑफ सैंपलिंग इज नॉट सिंपल एंड एग्जॉस्टिव it will not adequately represent the population, consequently the result will not be dependable। तो उस रिजल्ट पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। थर्ड है बेसिस ऑफ कोरोस्पोंडिंग ऑफ इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर के कोरोस्पोंडेंट क्या है, पर्सनल बायसनेस है ये नहीं। द कोरोस्पोंडेंट ऑफ इन्यूमरेटर शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, मतलब उसका बायसनेस कम से कम होना चाहिए, अदरवाइज रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा बाउंड टू बी सफर, तो उसकी रिलायबिलिटी सफर करेगी। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ है ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर की ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज जो भी वो डेटा कलेक्ट करके लाएगा वो रिलायबल नहीं होंगे। इट इज़ वेरी सिंपल पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके हर चीज़ को। नेक्स्ट जो आता है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड है कंपेरेटिव लुक। दोनों का कंपेरिजन आप करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का रहेगा, इसको देख लेते हैं। सेंसस जो इसका फर्स्ट है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डिफरेंट बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड आर एज अंडर। तो फर्स्ट है कवरेज। अब सेंसस मेथड में तो ईच एंड एवरी आइटम जो है वो कवर होता है, बट सैम्पलिंग में ईच एंड एवरी आइटम कवर नहीं होता है। इन द सेंसस टेक्निक एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द आइटम ऑफ पॉपुलेशन। इन सैम्पलिंग मेथड ऑन द अदर हैंड ओनली सम ऑफ द आइटम विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आर कवर्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। तो सैंपल में तो कुछ आइटम ही कवर होते हैं और सेंसस में पूरे आइटम कवर होते हैं। तो ये दोनों का कंपैरिजन वाला पॉइंट फर्स्ट है। सेकंड सुटेबिलिटी। सेंसस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली स्मॉल। सेंसस मेथड तो तब आपके पास सही है जब आपका एरिया स्मॉल है, आप हर आइटम को कवर कर सकते हैं। बट एरिया जब इन्वेस्टिगेशन का लार्ज होता है तो सैम्पलिंग सुटेबल रहता है। हालांकि अगर आपको डीप चाहिए, ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट डेटा चाहिए, तब तो सेंसस मेथड ही आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन काउंटिंग में सेंसस मेथड अडॉप्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को स्पेसिफिक डेटा चाहिए, क्योंकि आने वाले 10 ईयर में वो पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट की उसी पे डिपेंड करती है डेटा पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्यूरेसी। There is generally a greater degree of the accuracy in the result based on the census method than the sampling method. This is because in the census method each and every item of the population is studied. Accuracy तो ज़्यादा census method में, क्योंकि each और every item को study किया जाता है. As against it, there is less accuracy in reliability in the sampling method because it studied only a few item of the population. क्योंकि तो population के कुछ item को study करता है. However, error can be easily detected in and removed in the sampling method. Sampling method में error आसानी से डिटेक्ट होता है और उसको रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि सैंपल बहुत कम नंबर में होते हैं। बट सेंसस मेथड में तो ईच एंड एवरी आइटम कवर होता है, तो वहाँ error को फाइंड करना और उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ आइटम। टू दैट एक्सटेंट सैम्पलिंग मेथड शोज ग्रेटर एक्यूरेसी देन द
सेंसस मेथड से जो है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से और सैम्पलिंग अलग है, तो दोनों का डिफरेंस आप एक्यूरेसी में देख रहे हैं। एक्यूरेट तो सेंसस मेथड ज़्यादा होता है यहाँ पे, पर इरर फाइंडिंग और उसको रिमूव करना सैम्पलिंग मेथड में आसान है। कॉस्ट है, ये सिंपल सा पॉइंट है, सेंसस मेथड का कॉस्ट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सैम्पलिंग के, क्योंकि सैंपल साइज में कम होता है और सेंसस में ईच एंड एवरी आइटम आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। फिफ्थ पॉइंट है टाइम, सेंसस मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक, और जो सैम्पलिंग मेथड है लेस टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट सिक्स आता है नेचर ऑफ आइटम, सेंसस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल व्हेन द आइटम इन पॉपुलेशन हैव डाइवर्स कैरेक्टरिस्ट होंगे, तो आपके पास सेंसस जो मेथड है वो काम का है, क्योंकि इसमें हर आइटम को कवर करेंगे तो डाइवर्सिटी वाली प्रॉब्लम रिमूव होती है। बट अगर डाइवर्सिटी में आप सैंपल मेथड लगाएंगे तो फिर वो रिलायबल डेटा नहीं आते हैं। ऑन द अदर हैंड सैंपल मेथड इज सुटेबल व्हेन आइटम इन द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, तो सैंपल मेथड तो कब सुटेबल है जब हर आइटम होमोजीनियस है, और सेंसस मेथड कब सुटेबल है जब डाइवर्सिटी है। नंबर 7 है वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन आप सैंपल मेथड में कर सकते हैं क्योंकि सैंपल आर फ्यू, बट सेंसस मेथड में आप ईच एंड एवरी आइटम कवर करते हैं, तो वहां पे आप वेरिफिकेशन के लिए बार बार सभी के पास थोड़ी जाएंगे। सैंपल तो फ्यू है, आप बाय कॉलिंग देम आप वेरीफाई कर सकते हैं या आप दोबारा विजिट कर सकते हैं फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डेटा, अगर आप इफ यू हैव एनी डाउट। तो वेरिफिकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू सेंसस मेथड इज जनरली नॉट पॉसिबल, इट वुड इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंस, दोबारा जाएंगे तो फिर इतना खर्चा हो जाएगा। एंड द रेपुटेशन ऑफ द होल प्रोसेस, कि होल प्रोसेस की रेपुटेशन है कि आप पूछ के गए थे, आपको भरोसा नहीं है, गलत कलेक्ट कर लिया, दूसरे आदमी को भेजा है। सैंपल इंफॉर्मेशन ऑन द अदर एंड कैन इजीली वेरीफाइड हो सकता है, इन केस ऑफ डाउट इन्यूमरेटर कैन बी डन again and fact verified accordingly. So this is the comparative look between census method and sampling. 7 points हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि explain the comparative look between census method and sampling. In short, sample method is statistical investigation is generally preferred to the census method because of the फॉर्मर इज लेस एक्सपेंसिव इन द टर्म्स ऑफ आइटम। तो यहाँ दोनों का कंपेरेटिव लुक आपने देखा, तो नीचे इसी का कंक्लूजन लिखा हुआ है कि विच इज बेटर एंड विच इज नॉट बेटर, दोनों का अपना अपना स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आप अपने जो भी व्यूज है शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। एंड हियर इज द सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको बाद में बता दिए जाएंगे। Hope you are enjoying. Kindly ask your problem.